चलिए, तो आज हम शो की शुरुआत कर रहे हैं दर्शकों के सवाल जवाब के साथ और विश्वजीत पराशर हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो जुड़ चुके हैं। ये आज दर्शकों की लाइफ फाइनेंशियल भी करेंगे और फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए आज हमारे साथ विश्वजीत जी। और थैंक यू। दर्शकों के सवालों का सिलसिला हम शुरू भी करते हैं। मेरे साथ कौन से दर्शक फोन लाइन पर हैं? चलिए, मिस्टर ML सेन मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सेन साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार, मैं तो ठीक हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं वेस्ट बंगाल खड़गपुर से बोल रहे हैं। ओके सर, आपने निवेश किया NPS में, कितना कॉर्पस इकट्ठा हो चुका है? मेरा अभी 4,55,000। ठीक है, इस पैसे को आप रिडीम करना चाहते हैं? हाँ, मैं रिडीम करना चाहता हूँ। ओके, इसको रिडीम करके कहीं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस पैसों की ज़रूरत है आपको? ना पैसा का जरूरत है, मैं रिडीम करके उठा ले सकते, लेकिन कैसे उठाएंगे वो मैंने समझ में नहीं आ रहा। हाउ टू रिडीम। ठीक है, चलिए यहाँ पर बताते हैं आपको कि कैसे इस पूरे कॉर्पस को रिडीम कर सकते हैं। तो विश्वजीत, जो NPS में होता है, पूरे जमा कॉर्पस का 60% जो है आप निकाल सकते हैं और उसके बाद आपको बाकी पैसों से एन्युटी खरीदनी है। थोड़ा सा कंपल्सरी रूल है NPS का, लेकिन सेंस आपको आप बताइएगा कि कैसे विड्रॉ करें अपनी रकम को। जी, बिल्कुल कविता जी, अगर आपका कॉर्पस 5 लाख से कम है, तो इसमें फिर ज़रूरी नहीं है कि आपको एन्युटी प्लान लेना आवश्यक है। तो आप पूरा 5 लाख कॉर्पस पूरा विथड्रॉ कर सकते हैं और वो भी टैक्स फ्री रहेगा और आपको कोई एन्युटी प्लान लेने की भी आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक कि विथड्रॉ करने के 2 ऑप्शंस हैं, आप ऑनलाइन जाकर एनपीएस जो कि सीआरए वेबसाइट पे जाके आप अपने आप को लॉगिन करेंगे। जब आप लॉगिन करते हैं, तो वो आपका पैन नंबर माँगता है और आपका एक पासवर्ड आपको जनरेट करना होता है। उसके बाद वहाँ पे एक ऑप्शन आती है विथड्रॉल ऑप्शन, जहाँ पे एक विथड्रॉल ऑप्शन में वो आपसे पूछेगा कि आपको प्रीमेच्योर विथड्रॉल करना है या पार्शियल विथड्रॉल करना है। तो अगर आप वो क्लिक करते हैं, तो सिस्टम जनरेटेड एक अ, आपका जो फॉर्म है, वो विथड्रॉल फॉर्म जनरेट होता है। तो उस विथड्रॉल फॉर्म को आपको फिल करके ऑनलाइन और कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, जिसमें कि आपका पैन नंबर या केवाईसी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और नॉमिनी डिटेल्स वगैरह भी माँगी जाती है। तो वो डिटेल्स जब आप सबमिट कर देते हैं, तो आपका पैसा ऑटोमैटिकली आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऑनलाइन थोड़ा-सा मुश्किल है, तो आप अगर गूगल पे लिखेंगे कि एनपीएस पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, तो जो भी वहाँ पे जो नियरेस्ट फिजिकल सेंटर्स होते हैं, जिनको एनपीएस ने राइट्स दे रखे हैं ट्रांज़ैक्शन करने के लिए, आप वहाँ जाकर भी, उस सेंटर में जाकर भी ये विथड्रॉल फॉर्म फिल कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद वो आपको ऑटोमैटिकली आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो दोनों ही विकल्प आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। बस आपको सर्च सर्च करना है पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, एनपीएस का पॉइंट ऑफ प्रेजेंस आपको सर्च करना है नियर बाय, तो वो आपको आपके आस-पास, खड़गपुर के आस-पास जो भी पीओपी होगा वो आपको बता देगा। और खड़गपुर बहुत बड़ा शहर है, आईआईटी खड़गपुर वहाँ पे है, रेलवे स्टेशन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर वहाँ पे कोई ना कोई पीओपी होगा एनपीएस का, तो वहाँ जाके सेंटर पे आप फॉर्म फिल कर दीजिए, तो आपका ये विथड्रॉल आराम से हो जाएगा। सेन साहब, कोई सवाल आपको और पूछना है? हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा बताए, बहुत अच्छा। पीटी नाम से बहुत अच्छा संदेश मिला हमको, तो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर सवाल भेजने के लिए। प्रशांत मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? मैं पुणे से बोल रहा हूँ। ओके, बताइए सर, क्या प्लानिंग है आपकी एनपीएस में? एनपीएस में मैंने थोड़ा सा देर से शुरुआत की है, करीब लास्ट 3-1 साल पहले, और आई एम नाउ गोइंग टू बी रीचिंग 60 इन नेक्स्ट 3-4 डेज। अरे वाह, मुबारक हो सर। शुभकामनाएं पहले। थैंक यू। तो मैंने तो एक तो लेट शुरुआत की है और करीब करीब 79 लाख तक मैंने वहां पर फंड्स मूव किए हैं और करंट कंपोजिशन इक्विटी का 20 है, जी और सी का टोटल बाकी 80% है। तो अभी एक तो अल्टरनेट क्लास भी उसमें जुड़ गया है। तो अभी ये नया कंपोजिशन मेरे लिए क्या फायदेमंद रहेगा,
if I have to move forward. Secondly, I decided to continue क्योंकि अभी मैं एक एडवाइजर करके अभी भी काम कर रहा हूँ, तो I want to continue. So I already instructed the NPS authorities that I will continue. So my question precisely is, what is the proposed composition that I should go for? Okay. ठीक है। जहाँ तक ऑल्टरनेट एसेट क्लास की बात है, उसमें मेरे ख्याल से 5% से ज़्यादा वैसे भी आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। और आपका जो पोर्टफोलियो है, जो आपका कॉम्पोजिशन है, वो आपने इक्विटी 20%, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 10, कॉर्पोरेट बॉन्ड 70% रखा हुआ है, तो काफ़ी कंजर्वेटिव तो है। लेकिन विश्वजीत, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में 5% का इनको निवेश करना चाहिए? देखिए कविता जी, प्रशांत जी को समझना होगा कि उनकी अपनी अभी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, वो किस तरीके का जोखिम ले सकते हैं, क्या वो मार्केट की वॉलेटिलिटी या रिस्क उठा सकते हैं, तो उसके हिसाब से ही इनको अपना एक कॉम्पोजिशन बनाना चाहिए। अगर हम आपका अभी एग्जिस्टिंग कॉम्पोजिशन देखें, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कविता जी, ये थोड़ा-सा कंजर्वेटिव है। तो प्रशांत जी, अगर आप थोड़ा-सा रिस्क बढ़ाना भी चाहते हैं, आप मॉडरेट पोर्टफोलियो भी अगर बनाना चाहते हैं, तो भी आप 20% इक्विटी की जगह 40% तक तो जा ही सकते हैं, क्योंकि हम अक्सर ऐसे प्रोग्राम्स में बोलते हैं कि 100 माइनस योर एज इक्विटी में होना चाहिए, तो 40% तक आप इक्विटी में जा सकते हैं। 5% जो एआईएफ का जो लिमिट है, वो आप ले सकते हैं, बट वो मुझे ऐसा लगता है उसकी अभी आवश्यकता नहीं है। अगर आप थोड़ा-सा अपने इक्विटी का कॉम्पोजिशन बढ़ा दें और बाकी जो 60% है, वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रहने दें, तो आई थिंक एक आइडियल पोर्टफोलियो बन जाएगा और एक एसेट एलोकेशन भी अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। तो 5% एआईएफ की आवश्यकता मुझे ऐसा लगता है कि अभी नहीं है। आप थोड़ा-सा इक्विटी में अपना जोखिम देखकर बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज़ ये पोर्टफोलियो एक्जिस्टिंग भी जो है कंजर्वेटिव है, इस पे भी बने रह सकते हैं। चलिए प्रशांत जी, आपको दोनों ही मुद्दे समझा दिए हैं। अगर आपको थोड़ा-सा अग्रेसिव जाना है, तो फिर आप जो है 40% के आसपास अपने निवेश को इक्विटीज़ में कर सकते हैं और बाकी तमाम एसेट क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। कोई और सवाल जो आपको पूछना हो? नो, ये तो सही ये किया है उन्होंने। मैं अभी इसको बढ़ाना चाहूँगा, 40 तक मैं लेके जाता हूँ, क्योंकि मेरे बाकी भी थोड़े से इन्वेस्टमेंट्स हैं। थैंक यू मैम। ओके, ऑलराइट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। देवेंद्र दीक्षित मेरे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पे हैं। देवेंद्र साहब नमस्कार। नमस्ते मैडम, नमस्ते। कहाँ से बोल रहे हैं सर? जी मैम, मैं भोपाल से बात कर रहा हूँ। ओके सर, बताइएगा, पोर्टफोलियो में मैं देख सकती हूँ 9 फंड्स हैं आपके पास। हाँ मैम, 9 फंड है, जिसमें कुछ फंड तो बंद है मैम, मतलब उसमें इकट्ठा पैसा डला हुआ है। एसआईपी चल रही है मेरी 23,000 रुपए की। आपको बताया मैंने, कैनरा रोबे को इमर्जिंग है, क्वांट मिड कैप है और क्वांट स्मॉल कैप है, एक्सिस स्मॉल कैप है, और इन सब की वैल्यू अभी 42 लाख है मैम। और हाँ, ये 3 साल के बाद मैं 2017 से कर रहा हूँ एसआईपी, और ये धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते अभी तक आया हूँ। आगे भी बढ़ाऊंगा मैं। मुझे 3 से 4 साल के बाद मैम 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो इसमें कुछ करेक्शन करना पड़ेगा या जैसा भी आप बताते हैं। सर, करंट पोर्टफोलियो के वैल्यू कितनी बताई आपने? 42 लाख रुपए है। 42 लाख ना, ठीक है। चलिए ठीक है, बताते हैं कि क्या आपकी पोर्टफोलियो 1 करोड़ तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है। विश्वजीत जी। जी बिल्कुल, दीक्षित साहब, अगर आपका गणित देखें तो आपने काफी समय से एसआईपी चालू करी हुई है, बहुत अच्छी बात है। मेरे हिसाब से आपने अच्छा खासा कॉर्पस भी जनरेट कर लिया और मार्केट के रिटर्न्स का पूरा लाभ उठाया होगा। लेकिन क्योंकि आपका लक्ष्य अभी बिल्कुल केवल 3 साल बाद है, तो थोड़ा-सा जो आपने टारगेट रखा हुआ है, गोल रखा हुआ है 1 करोड़ का, वो थोड़ा-सा एम्बिशियस है, थोड़ा-सा जोखिम भरा है। तो अगर हम गणित देखें, 12% का हम सीएजीआर लेके चलते हैं जो नॉर्मली, तो 42 लाख को अगर हम 3 साल का पीरियड लेके चलें 12% के हिसाब से, तो करीब-करीब 59 लाख रुपीस बन जाता है। और अगर हम 23,000 की एसआईपी भी देखें, उसमें भी अगर हम 12% का सीजीआर लेके चलते हैं 3 साल में, तो ये करीब-करीब 10 लाख बन जाती है। तो करीब ओवरऑल दोनों को जोड़ दें तो 70 लाख के करीब बन जाता है। तो 30 लाख एक काफ़ी बड़ा गैप है। तो मेरी सलाह ये रहेगी, या तो आप इसमें लमसम पैसा थोड़ा-सा और ऐड करें, और नहीं तो थोड़ा-सा गोल को आप एक्सटेंड कर दें। जैसा आप खुद कह भी रहे हैं कि 3 या 4 साल, तो 2 ढाई साल अगर आप और एक्सटेंड करते हैं, तो आप 1 करोड़ के लक्ष्य तक पहुँच जाएँगे। और उसमें भी आपको एसआईपी को 10 या 15% का स्टेप अप देना पड़ेगा, और कोशिश करें जब भी कोई लमसम पैसा हो, तो आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपका गोल बहुत करीब है।
और अमाउंट जो चाहिए वो थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तो थोड़ा-सा आपको गोल एक्सटेंड करें या फिर थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट अपना और बढ़ाएँ। जहाँ तक आपका पोर्टफोलियो का सवाल है, फंड्स काफ़ी अच्छे हैं, आपने अच्छे फंड्स चुने हुए हैं, तो मेरे ख्याल में उसमें निवेशित रह सकते हैं। आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज फंड में आपने एक मुश्त पैसा भी लगा रखा है 6 लाख रुपए, तो बहुत अच्छा फंड है, कोशिश करें अभी जो भी अगर आप लमसम पैसा लगाते हैं, तो बैलेंस एडवांटेज या हाइब्रिड जैसी कैटेगरीज़ में ही निवेश करें। डायरेक्ट इक्विटी में लमसम पैसा ना निवेश करें। एसआईपी ज़रूर बढ़ा सकते हैं, जितना आप स्टेप अप कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। देवेंद्र जी, जो बदलाव आपको बताए गए हैं उन पे आपको थोड़ा सा गौर करना होगा। या तो अपने लक्ष्य को आपको बढ़ाना होगा या अपने निवेश को बढ़ाना होगा, ये तो सीधे तौर पे आपको करना है। और बाकी आपके जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है उसको थम्स अप दिया जा रहा है विश्वजीत जी की तरफ से। कोई और सवाल? ठीक है मैम, बस धन्यवाद। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और यूट्यूब से बेन का सवाल हम लेंगे। और इन्होंने कुछ फंड्स में निवेश किया हुआ है विश्वजीत जी। कैनरा रोबेको का इनके पास ईएलएसएस है, क्वांट का ईएलएसएस है, पराग पारेख का ईएलएसएस है, एचडीएफसी रिटायरमेंट इक्विटी, आईसीआईसीआई रिटायरमेंट इक्विटी है, एचडीएफसी का मनी मार्केट है, एसबीआई का लिक्विड फंड है। टोटल पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है वो 8.8 लाख्स है। और ये 2019 से निवेश कर रहे हैं और काफ़ी स्मॉल कैप मिड कैप में इन्होंने जो है अच्छा खासा निवेश किया हुआ है। और बाकी इन्होंने ओवरऑल अपने पोर्टफोलियो में स्टेप अप करने की भी मंशा जताई हुई है। और 50,000 की इनके पास फिक्स डिपॉजिट है, इनके पास इमरजेंसी फ़ंड के तौर पे वो पैसा रखा हुआ है, 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है और 30 लाख प्लस से ज़्यादा का इनके पास गोल्ड में निवेश है। ईएलएसएस फंड में साफ तौर से ये कह रहे हैं कि 16 साल तक बने रहने की इनकी मंशा है और बच्चे की पढ़ाई का गोल उस फंड को अलॉट किया हुआ है। रिटायरमेंट फ़ंड इनको इकट्ठा करना है और 15-16 साल मेरे ख्याल से उसमें और रहना चाहते हैं 50 साल की उम्र तक। तो अब बताइएगा इनकी अप्रोच कैसी है और स्मॉल मिड वनीला लार्ज कैप से ये कंफर्टेबल नहीं है, ऐसा ये भी कह रहे हैं। थोड़ा-सा डिफरेंट सवाल है कविता जी, बड़ा मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि बेन ने जो बहुत क्लियरली बोला कि उनकी एक टेंडेंसी है कि वो फंड्स को बहुत जल्दी-जल्दी स्विच करते हैं। और क्योंकि अगर आप अपने बिहेवियर को समझ सकते हैं और उसके बेसिस पे कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो वो अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। तो मुझे अच्छा लगा कि बेन ने जो फंड्स ले रखे हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई रिटायरमेंट इक्विटी फंड या फिर एचडीएफसी रिटायरमेंट इक्विटी फंड, इसमें लॉक इन पीरियड होता है 5 साल का। तो बेन समझ चुके हैं कि मैं स्विच करता हूँ, तो उन्होंने ऐसा ही फंड का चुनाव किया कि वहाँ से निकाल ही ना पाएँ और 5 साल का लॉक इन बना रहे। और इसमें फंड की जो परफॉर्मेंस है, कविता जी, दोनों ही फंड्स की, रिटायरमेंट फंड्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, काफ़ी कंसिस्टेंट है। तो और इसमें फंड मैनेजर को भी एक अपॉर्च्युनिटी मिल जाती है क्योंकि उसको पता है कि 5 साल से पहले कोई रिडेम्पशन प्रेशर नहीं रहेगा, तो वो भी ऐसी बेट्स ले सकते हैं, ऐसे शेयर्स खरीद सकते हैं, जहाँ पे उनको लगता है कि लंबे अवधि में एक अच्छे खासे रिटर्न्स बन सकते हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। जहाँ तक कि ईएलएसएस का सवाल है, ऑब्वियसली टैक्स एडवांटेज ओल्ड टैक्स रिजीम में अंडर सेक्शन 80C तहत 1.5 लाख रुपए तक तो मिलेगा ही मिलेगा, बट 3 साल के बाद आप ये पैसा विथड्रॉ कर सकते हैं। और बेन तो चाहते हैं कि ये पैसा लगा रहे निवेशित 16 साल तक। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ईएलएसएस में अच्छे रिटर्न्स बनते हैं, तो वो भी कोई खराब स्ट्रैटेजी नहीं है, मैं उसको मना नहीं करूँगा क्योंकि उन्होंने खुद बोला कि मुझे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप जैसे फंड्स अच्छे नहीं लगते हैं। तो ईएलएसएस में भी कुछ ना कुछ ऐसा ही कॉम्पोज़िशन होगा। बट ये स्ट्रैटेजी ठीक है, आप उसमें बने रह सकते हैं। जहाँ तक कि इनका गणित का सवाल है, तो इन्होंने 8,80,000 रुपए अभी तक जोड़ा हुआ है और 16 साल का इनका पीरियड है। तो ये करीब-करीब अगर हम 5% का स्टेप अप लेके चलते हैं, क्योंकि ये जो एसआईपी कर रहे हैं उसमें भी ये स्टेप अप करना चाहते हैं, तो ये 8,80,000 53 लाख बन जाता है और करीब-करीब ये जो एसआईपी कर रहे हैं ये 3 करोड़ 20 लाख बन जाता है। तो अच्छा खासा एक कॉर्पस ये जनरेट कर पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इनकी स्ट्रैटेजी अच्छी है क्योंकि ये अपने बिहेवियर को समझ चुके हैं और एक अच्छे निवेशक के लिए बहुत आवश्यक है कि वो दूसरों के चुने हुए फंड ना चुने या किसी फंड में बहुत अच्छी रिटर्न आ रही है इसलिए ना चुने। अपने बिहेवियर को समझे, अपने नेचर को समझे कि उनकी टेंडेंसी कैसी है और उसके हिसाब से अगर वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। जहाँ तक कि इनका कविता जी पूरा फाइनेंशियल प्लान भी देखें तो बहुत अच्छा डाइवर्सिफ़ाई किया हुआ है इन्होंने। तो 2 लेकिन लिक्विड फंड ले रखे हैं और जिसमें ये एसआईपी भी कर रहे हैं और एक मनी मार्केट फंड है।
तो ये कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं कह सकते इनको, इनको कह सकते हैं कि आपने मनी पार्क किया हुआ है शॉर्ट टर्म के लिए। अगर मार्केट में कुछ गिरावट आती है तो वहाँ से ये निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट ना करें क्योंकि ये लिक्विड फंड्स हैं, यहाँ पे रिटर्न्स थोड़ी कम रहती है और एग्जिट लोड भी नहीं रहता है। तो इसको इन्वेस्टमेंट्स की तरह ना लें। और जहाँ तक कि इन्होंने गोल्ड में अपना एक्सपोज़र बढ़ा रखा है, वो भी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। एसेट एलोकेशन हो रखा है, डाइवर्सिफाइड है, तो बिल्कुल ठीक है। और जो एक इन्होंने एफडी भी ले रखी है, तो वो इन्होंने इमरजेंसी फंड के नाम पे ले रखी है। तो बस इनको ये चेक करना है बैंक से कि जब इनको इमरजेंसी पड़े, तो क्या ये पैसा इमीडिएटली विथड्रॉ कर पाएँगे या कोई बहुत बड़ी पेनल्टी ना देनी पड़े, तो उस तरीके की एफडी ना हो। आजकल बैंक एफडीज़ में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, तो इस बात का ये चुनाव रखें कि पेनल्टी ना लगे और इमीडिएटली पैसा ट्रांसफर हो जाए क्योंकि ये इमरजेंसी फंड के लिए है। अदरवाइज़ ओवरऑल पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है कविता जी, इसमें निवेशित रह सकते हैं। ऑलराइट, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और सोनू कुमार का सवाल लेंगे। इन्होंने भी यूट्यूब के ज़रिए सवाल भेजा है। इनकी उम्र 41 साल की है और 15 साल तक अपने निवेश में ये बरकरार रहना चाहते हैं। 20 साल तक अपने निवेश को बढ़ाया जा सकता है, ये इनका कह रहे हैं। वेल्थ क्रिएशन गोल भी है और इन्होंने लगभग 95,500 पर मंथ की एसआईपी अपनी शुरू कर रखी है। इन्होंने कैटेगरी वाइज अपने फंड्स का पोर्टफोलियो जो है वो डिस्क्राइब किया हुआ है। बड़ा पोर्टफोलियो मैं एक बार पढ़ देती हूँ। लार्ज कैप कैटेगरी में टोटल 20,000 का निवेश है। आईसीआईसीआई का ब्लू चिप है, निपॉन लार्ज कैप है। फ्लेक्सी कैप में इनके पास अपना HDFC का फ्लेक्सी कैप है और मिड कैप में इनके पास SBI मिड कैप है। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है और स्मॉल कैप कैटेगरी में SBI स्मॉल कैप है, निपॉन स्मॉल कैप है और मल्टी कैप कैटेगरी में इनके पास HDFC मल्टी कैप है। वैल्यू कैटेगरी में इनके पास ICICI का वैल्यू डिस्कवरी फंड है। सोनू कुमार मेरे साथ फ़ोन लाइन पर भी जुड़े हुए हैं। सोनू नमस्कार, स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद सवाल भेजने के लिए। अभी अभी आपके फंड्स मैंने पढ़े हैं टीवी पर विश्वजीत जी के लिए। बताइएगा इस कितना कॉर्पस इकट्ठा करना होगा आपको? जी नमस्कार मैम। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरा सवाल लिया। और जो स्कूल के करिकुलम में आजकल फाइनेंशियल लिटरेसी कहीं ना कहीं खो गई है, वो एटलीस्ट आप लोग कवर कर रहे हैं। बाकी सवाल मैंने आपको ऑलरेडी भेजा है, पोर्टफोलियो मैंने आपको भेजा है। मेरा कॉर्पस जो इकट्ठा करने का रीजन है कि बच्चे की पढ़ाई, बट उसके लिए मैक्सिमम मेरे पास डेप्ट एलोकेशन है ऑलरेडी। और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो मैं ऑलरेडी इंश्योरेंस भी कवर्ड है, पेंशन भी मिल जाएगा। तो मैं जस्ट ये जानना चाहता हूँ कि अगर इसी फंड के एलोकेशन को मैं रखूँ तो लगभग आज से 15 साल के बाद कितना मेरे पास इकट्ठा हो सकता है? ओके, चलिए, तो यहाँ पर आपने अपने लिए कोई गोल तय नहीं किया है कि कितना इकट्ठा हो पाएगा, ये जानना चाहते हैं। दाद देते हैं आपकी, आप अच्छा खासा निवेश कर रहे हैं एसआईपी के ज़रिए। क्लोज टू 1 लाख आपका इन्वेस्टमेंट है पर मंथ का। आपने चुनाव जो भी किया है अलग अलग कैटेगरीज में, बड़े ही उम्दा फंड्स को भी चुना हुआ है। फंड सिलेक्शन वाइज तो कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या फंड्स बहुत ज़्यादा है और इतना डाइवर्सिफाई होने से आखिर फ़ायदा भी कितना होता है? विश्वजीत जी, बहुत सारे पहलू हैं जो सोनू जी के पोर्टफोलियो से हम सीख सकते हैं, दर्शकों को सिखा भी सकते हैं। इन्होंने कैटेगरी वाइज फंड्स को चुना है और डाइवर्सिफिकेशन की जो बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच होती है उसके नियम को बहुत अच्छे से ध्यान में रखा है, अमल भी किया है। बताइए क्या सलाह होगी आपकी? बिल्कुल कविता जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सोनू जी ने लिखा है कि वो बहुत बड़े फैन है इस शो के। तो इस फैन होने के नाते इन्होंने जो फंड्स चुने हैं वो बिल्कुल बहुत बेहतरीन फंड्स चुने हैं, बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। कविता जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, ज्यादातर डिफरेंट कैटेगरीज के हैं। तो ओवरऑल भी देखें तो 9 एक फंड्स हैं, तो मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा ओवरलैप नहीं है इन फंड्स में। इन्होंने खुद भी चेक किया हुआ है ओवरलैप का। केवल लार्ज कैप में इनका ऐसा मानना है कि थोड़ा सा ओवरलैप है। तो सोनू कुमार जी, लार्ज कैप में डाइवर्सिफिकेशन के लिए मैं ऐसा कह सकता हूँ कि दोनों फंड में से एक को आप किसी फोकस्ड फंड कैटेगरी में निवेश कर सकते हैं, जिसमें कि HDFC फोकस 30 फंड काफी अच्छा है। तो लार्ज कैप में आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा, या फिर किसी इंडेक्स फंड में जहाँ पे मोमेंटम फंड हो या फिर इक्वल वेट इंडेक्स हो, ऐसा टाइप का कैटेगरी भी आप चुनाव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई बदलाव ना भी करें तो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है, बिल्कुल निवेशित रह सकते हैं। और सोनू कुमार जी, आपने अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है, जैसा आपने बताया इंश्योरेंस और मेडिक्लेम वगैरह ले रखा है। आपने जानना चाहा है कि आपका गोल कितना अमाउंट बन सकता है, तो आपने एक बहुत अच्छा सवाल लिखा था, उसमें कहीं लिख दिया कि 15 या 20 साल। तो मैंने जब ये कैलकुलेशन करी तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। अगर आप 95,500 की एसआईपी
15 साल करते हैं और हम 12% का ही सीएजीआर लेके चलते हैं, तो ये बनता है करीब-करीब 4 करोड़ 81 लाख। लेकिन वही सोनू कुमार जी, आपके मुँह में पानी आ जाएगा अगर आपने 20 साल का अगर इसको कंटिन्यू रखते हैं, तो यही सेम इन्वेस्टमेंट आपकी बन जाएगी 9 करोड़ 54 लाख। यानी कि 5 साल में 15 साल के बाद ऑलमोस्ट डबल आपका कॉर्पस हो जाएगा। तो यही पावर ऑफ कंपाउंडिंग और म्यूचुअल फंड का बिल्कुल ट्रू एडवांटेज है। तो जितना लंबा समय आप दे सकें, उतना आपका कॉर्पस बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पूरा पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है। पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, बिल्कुल निवेशित रह सकते हैं और मेरे हिसाब से शुभकामनाएँ कि आप एक बहुत बड़ा कॉर्पस आप अचीव कर पाएँ। चलिए सोनू, आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्या? और कुछ पूछना चाहते हैं विश्वजीत को? नहीं मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरा सवाल लिया। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट सोनू। दीपक मेरे साथ फोन लाइन पर है। दीपक नमस्कार। हाय नमस्कार मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कहाँ से बोल रहे हो दीपक? जी मैं पंचकुला से बोल रहा हूँ, हरियाणा से। ओके दीपक, टारगेट आपका 5 करोड़ का है और आपने पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन का बैंकिंग फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, क्वांट एक्टिव, टाटा डिजिटल फंड रखा हुआ है। 2015 से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और शेयर्स में आपकी अलग से एसआईपी चल रही है और टोटल वैल्यू पोर्टफोलियो की है 34.96। तो 5 करोड़ रुपए जो आप बोल रहे हैं वो इक्विटी मार्केट से कंबाइंड है, शेयर्स और म्यूचुअल फंड के जरिए, कि केवल शेयर से कंबाइंड? ओके ठीक है। तो आपका टोटल वैल्यू शेयर्स का पोर्टफोलियो कितना हो गया होगा? इट्स अराउंड 16 लाख 16। वो 16 लाख है, ठीक है। Yes. चलिए, तो यहाँ पर आपको आपके पोर्टफोलियो जो बनाया है म्यूचुअल फंड्स का, उस पर हम सलाह देते हैं। काफ़ी कुछ मेरे ख्याल से आपके डायरेक्ट इक्विटी पोर्टफोलियो से कवर हो जाएगा। लेकिन विश्वजीत जी, बहुत अच्छा सवाल है दीपक का, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं म्यूचुअल फंड्स में जब निवेश करते हैं तो एक कंफर्ट लेवल उनको मिल जाता है। बेसिकली अगर डायरेक्ट स्टॉक्स की आपके पास अनुभव नहीं है आपका, तो आपको म्यूचुअल फंड के ज़रिए ही निवेश करना चाहिए। लेकिन दीपक जैसे भी दर्शक हैं जो कि दोनों ज़रिए से निवेश करते हैं इक्विटी में, कितना भरोसा और कितनी संभावना यहाँ पर होती है अच्छा मुनाफा कमाने की? दोनों को ही, अब जैसे कि कंबाइंड गोल है, दोनों में से 5 करोड़ इनके इकट्ठा हो जाने चाहिए। कितना शेयर से कलेक्ट हो सकता है, जो कितना म्यूचुअल फंड से कलेक्ट हो सकता है, इसका आंकलन का किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल कविता जी, देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट आंकलन स्टॉक्स से, जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं उन्होंने किस तरीके के स्टॉक्स ले रखे हैं, वो तो कहना थोड़ा-सा मुश्किल होगा। लेकिन अगर एक बड़ा कॉर्पस बनाना चाहते हैं तो ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। लंबे समय के लिए वो शेयर्स खरीद रहे हैं और ऐसे शेयर खरीद रहे हैं जहाँ उनको लगता है कि आगे चल के ग्रोथ होगी और उनको फाइनेंशियल्स समझ में आते हैं। कहते हैं ऐसे शेयर्स खरीदने चाहिए जिस कंपनी के काम में दम हो और दाम कम हो। अगर आप ऐसी चीज़ सब पकड़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ म्यूचुअल फंड्स में यही सेम काम आपके बिहाफ पर फंड मैनेजर्स करते हैं और वो लगातार रिसर्च करते रहते हैं कि कौन-सा स्टॉक लिया जाए जिसमें आगे चल के ग्रोथ हो सकती है, अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज जो म्यूचुअल फंड्स में मिलता है कि आपको जो डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, केवल एक म्यूचुअल फंड में 30-40 शेयर हैं, तो रिस्क आपका कहीं न कहीं बहुत कम हो जाता है वर्सेस डायरेक्ट स्टॉक मार्केट, जो क्योंकि आपने 1 शेयर खरीदा, 2 शेयर खरीदे, कुछ बड़े खरीद लिए, ज़्यादा पैसा लगा दिया और उन्हीं शेयर में गिरावट आ गई, तो आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में रिस्क और नुकसान थोड़ा-सा कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि आपने 30-40 शेयर्स खरीद रखे हैं। तो दीपक जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करी हुई है, काफ़ी लंबे समय के लिए आप सोच रहे हैं, तो मेरे ख्याल में एक आप अच्छा कॉर्पस बना पाएँगे। बट एक असम्पशन्स के लिए हम वही 12% का अगर हम सीएजीआर लेके चलते हैं, तो करीब-करीब 34 लाख 34.96 लाख आपका कॉर्पस है। ये करीब-करीब 2 करोड़ 14 लाख बन जाता है अगर हम 12% का सीएजीआर ले चलते हैं और 16 साल का पीरियड लेके चलते हैं। वहीं आपके पास म्यूचुअल फंड्स की एसआईपी है जो 36,000 रुपए की है, तो सेम 12% का सीएजीआर लेके चलते हैं 16 वर्ष के लिए, तो ये भी करीब-करीब 2 करोड़ 10 लाख बन जाता है। तो यहाँ कहीं न कहीं 5 करोड़ का जो आपका लक्ष्य है, उसमें थोड़ी-सी कमी आती है, 77 लाख के करीब-करीब कमी आती है। तो उसके लिए आपके पास एक विकल्प है कि आप अपनी एसआईपी को इंक्रीज़ करें हर साल 6% स्टेप अप की अप्रोच के तहत, जहाँ पे आप 36,000 में हर साल 6% बढ़ाते जाएँ, तो भी आप अपने गोल के करीब पहुँच जाएँगे। या फिर 14,000 रुपए की एसआईपी आप इकट्ठे इंक्रीज़ कर दें, तो आप 5 करोड़ के लक्ष्य तक आराम से पहुँच जाएँगे। जहाँ तक कि आपके पोर्टफोलियो का सवाल है दीपक जी, थोड़ा-सा आपने एक एग्रेसिव पोर्टफोलियो बना रखा है, क्योंकि 2 तो थीमेटिक फंड्स हैं उसमें, एक बैंकिंग फंड है और एक टाटा डिजिटल फंड है, तो ये दोनों ही सेक्टोरल फंड्स हैं
और तो बाकी फंड्स तो अच्छे हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करें बैंकिंग सेक्टर फंड को आप किसी लार्ज कैप फंड में ले जाएं, क्योंकि आपके पास कोई प्योर लार्ज कैप फंड नहीं है। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि बैंकिंग सेक्टर में अच्छे रिटर्न्स बनेंगे, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर अगर हम देखें तो 2-1 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है, और केवल यही एक ऐसा सेक्टर है जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। लेकिन आपको ये देखना होगा कि आपको ये थीम कब टाइम आउट हो जाए, तो इस पे नजर रखनी होगी। अदरवाइज आप कोशिश करें जब थोड़े से रिटर्न्स बन जाएं तो वहां से निकलकर आप लार्ज कैप फंड में चले जाएं, ताकि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहे और रिस्क थोड़ा सा कम हो जाए। तो थीमेटिक फंड्स का समय थोड़ा सा रिस्क थोड़ा सा और फंड्स के कंपैरिजन में ज्यादा रहता है, तो कोशिश करें आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में ही अपना पोर्टफोलियो बनाएं, तो आपके रिटर्न्स भी अच्छे रहेंगे और एक अच्छा खासा बैलेंस बना रहेगा रिस्क और रिवॉर्ड। चलिए, बहुत बढ़िया दीपक, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो और आप संतुष्ट हुए हों इस जवाब से। जो बदलाव बताए गए हैं उनको ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ विश्वजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला इतने विस्तार से आज दर्शकों के पोर्टफोलियो की जांच पड़ताल की और उनका मार्गदर्शन किया। धन्यवाद।